पोर्टफोलियो बनाना जितना अहम है उतना ही जरूरी है उसे ट्रैक करना। निवेश तब सही कहलाता है जब न सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट सही हो बल्कि जब आपकी रणनीति भी सही हो। और यही काम आता है योर मनी, जहां हम आपको निवेश से जुड़ी सही सलाह के साथ साथ उसे ट्रैक करना और समय समय पर निवेश स्ट्रैटेजी से जुड़े बदलाव भी बताते हैं। मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे मेहमान हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग.in के डायरेक्टर कार्तिक जवेरी। आपका स्वागत है कार्तिक। कहीं भी निवेश करने से पहले डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो किस फंड में पैसे लगाएं ये जानना तो जरूरी है ही, साथ ही फंड के प्रदर्शन पर पैनी नजर बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। योर मनी में हम हमेशा आपके काम की खबर आपको बताते हैं और आज राशि माहेश्वरी बता रही है टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टॉप लार्ज कैप इक्विटी फंड की। अगर लंबी अवधि में यानी 5 साल में रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे बाजी मारी है आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप ने, जिसने यहाँ पे 24.55% तक का शानदार रिटर्न दिया है। इसके बाद नंबर 2 पे बना हुआ है एचडीएफसी टॉप 200। यहाँ पर इसने लंबी अवधि में देखे तो 23.07% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में इसका प्रदर्शन थोड़ा खराब हुआ है और इसीलिए फंड काफी चर्चित है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर लंबी अवधि में आप इस फंड में बने रहना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद है यूटीआई इक्विटी। यहाँ पर इसने 22.76% तक का शानदार यहाँ पे रिटर्न दिया है। और लास्ट है आईसीआईसीआई प्रू टॉप 100, जिसने भी 22% से ज्यादा का यहाँ पर रिटर्न दिया है। ये तो बात हुई टॉप लार्ज कैप फंड की, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप फंड की ओर। यहाँ पर जो पैसा लगता है वो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में लगता है और यहाँ पर जो भी इस फंड का जो प्रदर्शन होता है वो मार्केट से काफी यहाँ पे मार्केट सेंसिटिव होता है। जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है यहाँ पे भी फंड का प्रदर्शन चेंज होता रहता है। इसलिए यहाँ पर राय यही होगी कि इन फंड में आप एसआईपी के जरिए निवेश करें, लंबी अवधि के नजरिए को ध्यान में रखकर। अगर टॉप यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की बात करें तो मेरे इमर्जिंग यहाँ पे ब्लू चिप फंड है, इसने 17.24% तक का यहाँ पे रिटर्न दिया है, जो काफी डिसेंट है। इसके बाद है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, इसने भी 17% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर है बीएनपी पारिबा मिड कैप, जिसने 16% करीबन 17% के यहाँ पर आसपास रिटर्न दिया है। और आखिर नंबर पर यहाँ पे बना हुआ है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, जिसने काफी डिसेंट यानी 15.70% के आसपास यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है। तो ये तो हुई बात टॉप लार्ज कैप और मिड कैप फंड की। अब बढ़ते हैं एसआईपी की ओर। हम यहाँ पर आपको बताते हैं टॉप 5 एसआईपी जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश में बने रह सकते हैं। 10 साल में रिटर्न की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रू डायनेमिक ने यहाँ पर 17.07% तक का रिटर्न दिया है, जो काफी डिसेंट है। इसके बाद है एसबीआई मैग्नम ग्लोबल, ये एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है और इसने 16.60% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिया है। 10 साल में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर बीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी ने भी बाजी मारी है और इसने 15.69% तक का यहाँ पे रिटर्न दिया है। और लास्ट है एचडीएफसी इक्विटी, जो एक डाइवर्सिफाइड फंड है और इसने 15.57% करीबन 16% तक का यहाँ पर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हमने आपको जो भी फंड्स बताए आप उनमें बिल्कुल निवेश शुरू कर सकते हैं और अगर आप इनमें अगर आपका निवेश जारी है यहाँ पर तो इस पर इसकी फंड की जो परफॉर्मेंस है उसको जरूर ट्रैक करते रहिए। बिल्कुल, तो जैसे कि यहाँ पे राशि ने कहा कि अपने फंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक कीजिए और साथ ही बेहतर रिटर्न पाने के लिए लंबी अवधि तक आपको किसी भी फंड में बने रहना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है आपको अपने फंड से रूबरू कराने की। आप अपने फंड के बारे में कितना जानते हैं, आपके फंड की अब तक की हिस्ट्री कैसी है, आपका फंड कहाँ निवेश करता है, इन सब पर अब हम करेंगे फोकस। और हमारे आज के फंड्स हैं फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और टैक्स सेविंग फंड एचडीएफसी टैक्स सेवर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तिक से फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप की। कार्तिक, सबसे पहले तो इस फंड की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे और खासतौर से रिटर्न के लिहाज से अगर हम 10 साल का नजरिया ले या 15 साल का नजरिया ले तो ये फंड ने कैसे परफॉर्म किया है? देखिए, कोई भी फंड की बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि ये एक फंड का सिर्फ हम उदाहरण ले रहे हैं। जिस प्रकार से इस फंड की परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे वैसे अनेकों फंड हैं, अनेकों कंपनी से जिन्होंने काफ़ी अच्छा और इतना ही अच्छा प्रदर्शन दिया है। अब फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप की बात करती है तो ये फंड करीब 1993 में लॉन्च हुआ था, यानी कि इस फंड को ऑलमोस्ट अभी 20 साल हो गए हैं क्योंकि ये दिसंबर 93 में लॉन्च हुआ था। अगर हम इस फंड्स की रिटर्न पे ज़रा ध्यान दें
और उसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न दे, यानी कि पिछले 20 साल में इस फंड ने किस प्रकार का रिटर्न दिया है, तो समझ आती है कि करीब करीब 22% का रिटर्न मिलता है। यही फंड का अगर हम 5 साल और 10 साल वाला परफॉर्मेंस देखें तो समझ आता है कि करीब करीब 20 से 17% का इस टाइप का रिटर्न कंपाउंडेड ग्रोथ इन्होंने दिया है। यानी अगर आप इतने समय तक इस फंड में बने जी। हुए हैं तो इतने रिटर्न का आपने फायदा उठाया हुआ है अब तक। और इसको नंबर में बात करते हैं जी। कि यदि 1 लाख रुपया हमने इस फंड में लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आज 20 साल के बाद हमारे पास करीब करीब 25 लाख रुपया हो गया होता। इस फंड का जो 10 रुपए का एनएवी है वो करीब 250 रुपए का एनएवी है आज की तारीख में। इसी फंड में अगर हमने एसआईपी किया होता, यानी कि 1000 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो 20 साल में यानी कि 240 महीने हो गए तो जाहिर है 2,40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई और इसी इन्वेस्टमेंट का आज आपको करीब करीब 32 से 33 लाख रुपए तक का रिटर्न है। तो वो ये भी अप्रोक्सीमेटली 17-18% बन जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखने के लिए ये है कि इस फंड के पहले 3 से 4 साल में किसी ने कोई पैसा नहीं बनाया। अच्छा। क्योंकि देखिए यही बिजनेस साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल ऊपर जाता है नीचे जाता है। अगर लमसम करते हैं तो थोड़ा पैसा जल्दी बन जाता है, यानी कि मुनाफा दिखाई देता है। अगर आप यही चीज एसआईपी के जरिए करें तो क्योंकि ये एवरेज आउट हो जाता है तो आपका कॉस्ट एवरेजिंग का तो बेनिफिट आपको मिलता ही है, पर साथ ही साथ ये भी होता है कि प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा वक्त लगता है। 20 साल के बाद देखना बड़ा अच्छा है और लेना समझना बड़ा अच्छा लगता है कि 2 साल हम 20 साल इन्वेस्ट किया, 2-2.5 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया, 20 साल तक इसको चलाया और अभी 32 लाख रुपया हो गया। पर पहले के 3-4 साल में इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ था, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। अगले फंड की तरफ जाते हैं जो है हमारा टैक्स सेविंग फंड HDFC टैक्स सेवर। ये भी एक डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड है। इसमें फर्क ये है कि ये ELSS टाइप का फंड है। तो ELSS में फंड टाइप ये ऐसा होता है जहां पे आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है, आपको ATC का बेनिफिट मिलता है, जिस प्रकार से आप PPF LIC में करते हैं। पूरा लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इस पूरे लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। इसमें सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से शुरू हुआ है तब से इसका रिटर्न देखिए, यानी कि 96 से लेके अभी तक तो ऑलमोस्ट 18 साल ये फंड की हिस्ट्री है, 18 साल का इतिहास है। तो इस इतिहास में उसने करीब करीब आज की तारीख में 28% का रिटर्न दिया है पर एनम। तो आप देख सकते हैं कि टैक्स सेविंग फंड ने कितना ज्यादा मुनाफा आपको कमा के दिया है। लाख रुपया अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो अब तक करीब करीब ये 1,27,00,000 बन जाता और 1000 रुपए का SIP 18 साल में करीब करीब आपके 38 लाख रुपए जुड़ जाते अगर आप 1000 रुपया हर महीने करते पिछले 18 साल के लिए। अगेन पहले 2-3 साल में ज्यादा रिटर्न नहीं हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आमतौर से जो SIP में इन्वेस्ट करता है वो सोचता है जैसे मैंने लगाया तो झाड़ू की छड़ी की तरह पैसा मेरा आना शुरू हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। आपको बहुत लंबा टाइम फ्रेम रुकना पड़ता है। यही चीज अगर आप इंश्योरेंस में सेविंग्स अकाउंट टाइप के प्रोडक्ट में करते हैं तो आपको करीब करीब ये SIP का रकम जो मिलती है वो करीब 4 लाख रुपए मिलती, जिसके अगेंस्ट में आपको ये 38 लाख रुपए का बेनिफिट इक्विटी SIP के जरिए मिल रहा है। तो फर्क बहुत है। शर्त सिर्फ ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन से आगे चलना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा पैसा बन सकता है आपके लिए 20-25 साल में। बिल्कुल। तो पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन भी आपको मेंटेन यहाँ पर करना बेहद जरूरी है। अगर आप इन दोनों ही फंड में आपने निवेश किया हुआ है तो अपने निवेश को आप जारी रख सकते हैं। जैसे कि कार्तिक ने बताया इनकी हिस्ट्री काफी अच्छी है, पिछले 20 या 25 सालों में जितना भी रिटर्न दिया है इन फंड्स ने, आगे चलकर इस रिटर्न में अगर आप लंबी अवधि के लिए बने हुए हैं तो इसमें और भी इजाफा हो सकता है और भी बढ़त आ सकती है। तो चलिए इसी तरह हम लगातार कुछ और फंड्स भी लेकर आएंगे योर मनी में आगे चलकर, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे महज म्यूचुअल फंड में निवेश से कैसे आप 15 साल में जोड़ सकते हैं 1 करोड़ रुपए। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ बने हुए हैं कार्तिक जवेरी। लेते हैं शो का पहला सवाल। हमारे साथ रमाकांत सिन्हा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार रमाकांत जी, सवाल पूछिए। नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार रमाकांत जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है मैं 4 म्यूचुअल फंड में 2000 ईच के रेट से प्रत्येक मंथ में मैं जमा कर रहा हूँ और ये है SBI का मैग्नम कॉन्ट्रा, सेकंड है रिलायंस ग्रोथ, थर्ड है HDFC टॉप 200 एंड फोर्थ है रिलायंस गोल्ड सेविंग फंड। 4 ये म्यूचुअल फंड है। एक के स्मार्ट एडवांटेज कोटक महिंद्रा का यूलिप है एंड PPF में 15 to 20,000 पर ईयर करते हैं एंड I have a spare 2,000 per month to invest in somewhere else. ठीक है, आपका गोल क्या है?
रिलायंस गोल्ड है सेविंग। नहीं, आपका लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य को ध्यान में मेरा रखते लक्ष्य है हुए? कि 15 इयर्स में 1 करोड़ रुपीस हमें बनाना है। ठीक है। तो मैं इसके लिए जो मैंने सिलेक्ट किया है ये क्या इनफ है या और हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है और किस फोलियो में? जरूर सिन्हा साहब, आपके सभी सवालों का जवाब लेते हैं यहाँ पर कार्तिक से। कार्तिक, सबसे पहले तो हमें इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं कि हमें 15 साल में या 20 साल में 1 Correct. करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए। मेरे ख्याल से दर्शकों को ये समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह की अप्रोच रखकर आप ये पैसे जमा कर सकते हैं, उसके लिए आपको कितना निवेश करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इक्विटी की अप्रोच लूँ तो मुझे हर महीने कितने पैसे डालने होंगे और किस रिटर्न पर मुझे 1 करोड़ रुपए में जमा कर पाऊंगी? बिल्कुल यही सही तरीका होता है कि अगर हम इक्विटी के मार्ग से आगे चलें तो करीब करीब रमाकांत जी आपको 15,000 की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 15,000 रुपया हर महीने 15 साल के लिए जमा करते हैं तो आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। अब यही चीज अगर आप बैलेंस फंड्स में जाते हैं या पीपीएफ टाइप की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जहां पे आपको 8-9% का रिटर्न मिलता है तो आपको करीब करीब इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए की करनी पड़ेगी। और अगर यही चीज आप इंश्योरेंस पॉलिसी और उन माध्यम से जाना चाहते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट करीब करीब 29,000 यानी 29,000 पर मंथ के हिसाब से हो जाएगा। तो बजट के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एक चूज करना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रेटजी हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब आपके केस में आप ऑलरेडी करीब करीब 15,000 तो करते ही हैं, यानी कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो यूलिप है, पर इसमें थोड़ा सा फेरबदलाव करने की जरूरत है। जो आपका टॉप 200 और रिलायंस ग्रोथ फंड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सजेशन ये है कि कॉन्ट्रा को और गोल्ड को इस वक्त आप जरा साइड पे रख दें। यूलिप में ऑलरेडी आपके 5-6 साल हो चुके हैं तो उसको भी अगर आप स्टॉप कर सकते हैं तो ये सारा पैसा करीब करीब 60-40 अगर डाइवर्सिफाइड और मिड कैप में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, 60% डाइवर्सिफाइड फंड्स में यानी कि 4,500 रुपया 2 डाइवर्सिफाइड फंड्स में कीजिए तो 9,000 बन जाएगा और दूसरे 3-3,000 रुपये 2 मिड कैप फंड्स में डालिए तो उस प्रकार से 15,000 आपके बन जाएंगे। और यही 15,000 को आप अगर अगले 15 साल के लिए जोड़ते हैं तो आपका 1 करोड़ का जो लक्ष्य है वो 100% अचीव हो जाएगा। 100% लेट्स से 99% प्रोबेबिलिटी तो हो ही जाएगा। एसबीआई कॉन्ट्रा से निकलने की सलाह आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब फंड का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता, अब ये हम 2 या 3 साल में नहीं दे सकते, करीब करीब एक पूरा बिजनेस साइकिल जब खत्म हो जाता है और तब पता चलता है कि फंड मैनेजर यहाँ पे या तो नहीं कर पाए हैं या कुछ डिसीजंस गलत हो गए। तो ऐसा होता है कि 20-25 इन्वेस्टमेंट्स में थे शायद 1-2 इन्वेस्टमेंट खराब भी हो जाते हैं, एक आध डिसीजन खराब भी हो जाता है, फंड मैनेजर भी इंसान ही है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इसको हर 2-3 साल पे हम ट्रैकिंग करते ही रहते, पर साथ ही साथ अभी हम देख रहे हैं कि जो 21,000 22,000 करीब 21,000 का जो लेवल आया था 2008 में, तो वो लेवल भी हम अभी की तारीख में थोड़ा सा क्रॉस कर चुके हैं और एक तेजी का दौर नजर आ रहा है। तो इस तेजी के दौर में क्या वो फंड ने, वो जितना भी नीचे गया था, क्या उसने रिकवर कर लिया है 100%, और क्या उसका पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से है कि जो आपको आगे चलते उतना ही बेनिफिट देगा? तो ऐसा हमारी राय में तो अभी नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि रिलायंस कॉन्ट्रा को रिप्लेस कर दिया जाए। साथ ही गोल्ड फंड, सॉरी एसबीआई कॉन्ट्रा से निकलने की सलाह दे रहे हैं आप। साथ ही गोल्ड फंड की भी बात करते हैं यहाँ पे। आई एम श्योर बहुत सारे दर्शकों ने यहाँ पे गोल्ड फंड या गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा। यहाँ पर इन्हीं के साथ साथ बाकी तमाम दर्शकों को भी हम गोल्ड फंड के लिए सलाह देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं रिटर्न के मामले में तो गोल्ड बिल्कुल भी प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई लंबी अवधि के लिहाज से अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहे तो गोल्ड फंड ले या गोल्ड ईटीएफ ले? देखिए, गोल्ड फंड में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, तो इसलिए ईटीएफ लेना ऑलवेज प्रेफरेबल है, क्योंकि ईटीएफ बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं, स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल गोल्ड फंड की तरह ही करता है, पर थोड़ा सा इसमें कॉस्ट ज्यादा होता है, बस उतना ही बेनिफिट है फंडामेंटली। पर इनके केस में मैं गोल्ड रेकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले इनको जरूरत है अपना 1 करोड़ लक्ष्य पाने की, तो गोल्ड बन जाता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट। कुछ साल में गोल्ड जबरदस्त रिटर्न दे जाता है, पर बहुत सारे सालों में गोल्ड रिटर्न नहीं देता। हमारे देश में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हो गई है पिछले 1 साल में कि जहाँ पे गोल्ड ने कोई रिटर्न नहीं दिया, बट अगर हम डॉलर में देखें तो गोल्ड में बहुत बड़ा भारी नुकसान हो गया है। करीब 1800-1900 डॉलर से ये 1200 डॉलर्स के आसपास आ गया है, पर क्योंकि हमारा रुपया ही इतने ही टाइम में काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है, जो 50 का लेवल था आज हम 60-62 रुपया दे रहे हैं $1 का, तो इसमें हमें दिखाई नहीं देता कि गोल्ड में क्या नुकसान हुआ है।
तो लगभग गोल्ड का प्राइस उसी स्तर पे है या थोड़ा सा नुकसान है। लॉन्ग टर्म के लिए 5% से 10% आपकी टोटल नेटवर्थ से ज्यादा गोल्ड और गोल्ड के साथ सारे प्रेशियस मेटल्स सबको मिला के देखें तो भी 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 10% तक का एक्सपोजर आपका गोल्ड में होना चाहिए। और इसी के साथ रमाकांत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, लोन या क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें और साथ ही फेसबुक के इस पेज पर आप योर मनी के तमाम पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके निवेश पर सही सलाह और आज मेरे साथ हैं कार्तिक जवेरी। लेते हैं अगला सवाल। धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। नमस्कार धीरेन्द्र जी, सवाल पूछिए। धीरेन्द्र जी, अपनी टीवी की आवाज आप कम कर सकते हैं और सवाल पूछिए। मैंने सवाल ऑलरेडी मैडम मेल में किया हुआ है। अपने लक्ष्य बताएंगे आप? आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। बताया हुआ था कि मैं ऑलरेडी 5 जगह SIP में इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने। हाँ, टोटल 15,000 रुपीज पर मंथ। जी। तो मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, ये देखिए 65,000 सैलरी है मेरी, होम लोन जैसा कुछ कर नहीं है जी। और ये मैं 15,000 SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और करीब मेरा 50,000 LIC में जाता है और मैं अभी 30 से 40 हजार रुपए इसमें इन्वेस्ट करता हूँ TPF। ठीक है। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं 20-25 साल में मेरा 2-3 करोड़ रुपया होता है क्या? ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। कार्तिक, सबसे पहले तो जो ये निवेश कर रहे हैं क्या ये सही है? धीरेन्द्र जी, जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का अमाउंट है, मतलब जो 15,000 रुपये आप डाल रहे हैं वो सही है, पर जिस प्रकार से आप डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा इन 15,000 में से 6,000 रुपया करीब करीब गोल्ड में जा रहा है, तो सिर्फ इसके कारण आपका लक्ष्य अचीव नहीं होगा। तो यानी एसेट एलोकेशन जो इनका पोर्टफोलियो में इन्होंने किया हुआ है उसमें इनको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अगर ये 6,000 के गोल्ड की बजाय डाइवर्सिफाइड टाइप के स्कीम्स ले लेते हैं, यानी कि 15,000 का पूरा अगर इक्विटी SIPs में चला जाता है तो आपके 20 साल में लगभग 2 करोड़ का जो लक्ष्य है वो अचीव हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो 20,000 कर दीजिए अगर पॉसिबल है तो 20,000 से आपके 20 साल में करीब करीब 3 करोड़ भी जमा हो जाएंगे। अब इस पैसे के अतिरिक्त आपके पास कोई पैसा है तो उसको आप जरूर गोल्ड में लगाएं, और गोल्ड में भी लगाएं जैसे हमने पिछले कॉलर को भी कहा था कि इस प्रकार से लगाएं कि जहां आपने ETF खरीद रखा हो, ना कि आपने गोल्ड फंड ले लिया हो। तो ETF में थोड़ा सा आपका रिटर्न बेटर होने की एक उम्मीद हम लगा सकते हैं। 50,000 अभी आप LIC में दे रहे हैं, अगर ये पुराना पॉलिसी है तो ठीक है, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, आपने आपकी ईमेल में ये भी हमसे पूछा था कि टैक्स सेविंग के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा होता है, तो मेरे ख्याल से टैक्स सेविंग में सबसे अच्छा माध्यम ELSS स्कीम्स होती हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जो कि हर म्यूचुअल फंड से अवेलेबल है। और इसी प्रोग्राम की शुरुआत में हमने ये भी एक दर्शाया था कि सबसे अच्छे जो इक्विटी स्कीम्स है वो करीब करीब 25 से लेके 30% की रेंज में हर मंथ का इनका रिटर्न हुआ है पिछले 15-20 सालों से लगातार। और ये रिटर्न एवरी ईयर तो ऑब्वियसली नहीं मिलता है, पर हर 4-5 साल आपको एक एवरेज 25-30% का इस रिटर्न इन फंड्स में हमने देखा है। अगर आप ये भी मान के चलते हैं कि आपको 15% का भी रिटर्न मिले तो भी ELSS सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइप का एक इन्वेस्टमेंट बनता है आपके पूरे पोर्टफोलियो के लिए, टैक्स सेविंग के लिए। कार्तिक, यहाँ पे आपने कहा कि इनको गोल्ड फंड के बजाय गोल्ड ETF के जरिए अगर निवेश करना ही है तो गोल्ड ETF के जरिए करें, लेकिन उसके बाद जितने बचे फंड्स है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज उसके बाद मैं देख रही हूँ कि सिर्फ 2 ही फंड हाउस के इनके पास लगभग 4 फंड्स फिर भी इनके पोर्टफोलियो में होंगे, तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक होगी, डाइवर्सिफाइड होगा इनका पोर्टफोलियो? यस, बिकॉज इसमें देखिए, इसमें कोई एक सेक्टोरल फंड है, MNC फंड है, तो MNCs यानी कि FMCG टाइप के फंड्स है, विच इज ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। 2 डाइवर्सिफाइड है, बिरला टॉप 100 है, HDFC टॉप 200 है, अभी HDFC का मिड कैप फंड भी है, तो ये भी सही है। और जो 6,000 रुपया वो जो रिप्लेस करने वाले हैं, अगर गोल्ड फंड हटा देते हैं तो एक तीसरे कंपनी का हम डाइवर्सिफाइड फंड ले लेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। मिड कैप ज्यादा एक्सपोजर ना ले, एक आध बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है तो 5,000 की SIP वहां पे भी हम शुरू कर सकते हैं। तो टोटली ये 15,000 को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे
कि अबाउट 50% पैसा हमारा डाइवर्सिफाइड स्कीम्स में हो और एक 25% ईच हमारा मिड कैप्स में और 25% एक सेक्टोरल टाइप के फंड्स में हो। तो एक सेक्टर तो है एमएनसी, दूसरा शायद सेक्टर फार्मा या बैंकिंग ले सकते हैं। समय कम है, लेकिन सेक्टोरियल फंड से अमूमन हम दूर रहने की भी सलाह कई जी। बार देते हैं दर्शकों को। तो क्या ये इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है? नॉट नेसेसरली ट्रैक करना, समय की बात है। अब 2007-8 में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे, तो सारे फंड हाउस को लग रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है। जी। अब आगे चलते हुए 4-5 साल के लिए बैंकिंग फार्मास्यूटिकल्स जरा बेटर लग रहा है, तो इसलिए हम 4-5 साल पे अगर चर्न करें या कुछ और चूज करें तो ये सही स्ट्रेटजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए धीरेन्द्र जी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ गोल्ड फंड के बजाय गोल्ड ETF अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना होगा, वरना आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और निवेश की राशि अगर आप बढ़ा सकते हैं तो जल्द से जल्द बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक का शो पर आने के लिए। और योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।